हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LTST क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। भैया आग लगा दो इस बार बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए आपको करनी है मेहनत और आपकी मेहनत के लिए मैं हमेशा यहाँ पे आपके लिए खड़ा रहूंगा। और आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि हम बेसिक थोड़ा सा पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एन इक्वेशन इज द फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0 where a does not equals to 0। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर हमारी ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर टर्म है ये हमारा 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री 2 है, तभी हम इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, बट यहाँ पे तो वो चीज हट जाएगी, 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म हमारा किस में आ जाएगा? लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। तो समझ में आया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होनी चाहिए और ए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी टर्म 0 हो सकता है, मींस बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए नहीं होना चाहिए। वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, मतलब जो वेरिएबल है। अब सपोज यहाँ पे क्या हो जाता, अगर हम लिख सकते थे ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस वेरिएबल में? पी वेरिएबल में। तो वो किस में थी? एक्स में। ये किस में है? पी में। इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आई ना लाला? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फटाफट से अब हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकती हैं और कौन सी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास ठीक है, मैंने आपको आपके पास यहाँ पे मैंने फोर आपके पास इक्वेशंस मैंने मेंशन कर दी हैं। अब इन इक्वेशन से आपको बताना है कौन सी इक्वेशन इसमें से क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। तो हमें क्या बोला गया है कि जो जनरल फॉर्म है ये हमारी क्या होती है भाई? जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, अगर उससे रिलेट कर रही है देन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो फर्स्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर इस टर्म में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या कौन सा टर्म नहीं है? एक्स वाला टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, बट कौन सा नहीं है मिसिंग? एक्स वाला नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 3x स्क्वायर प्लस जो टर्म नहीं है वो मैं 0x करके लिख सकता हूं, और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। आप इन सभी में इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। बात समझ में? बात समझ में? तो अभी आपको ये किस फॉर्म में दिख रही है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ये हमें क्लियरली विजिबल है, मतलब ये कैसी है? ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर सेकंड आपके पास मेंशन है 9x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अगेन मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। भाई किसी भी इक्वेशन में अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूं या 0 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या उसमें कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वही चीज तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना? सिंपल सा, इससे आसान क्या मिलेगा भाई? फिर थर्ड वाले में देखो, ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे तो -4 है, यहाँ पे तो पॉजिटिव का सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, इसको पॉजिटिव करके -4 लिख सकते हैं, तो हमारी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। तो ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लास्ट में देखो क्या लिखा है, 8 का स्क्वायर। भैया वो क्या है? जस्ट अ नंबर, 64। 8 का स्क्वायर क्या है? 64। तो यहां पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहीं पे एक इक्वेशन आपको और मैं बता देता हूं, ठीक है, क्या होती? 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इसको भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ना 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 ना, ये नहीं लिखने का है अपने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा है? 0x स्क्वायर, और 0 क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, मींस ए है,
और आपको क्लियरली यहां पे बोला गया है कि ए कैन नॉट बी जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको डिफाइन करना है कि पर्टिकुलर गिवन जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि क्लियर। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट। भाई क्या बोला है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया जितनी डिग्री होंगी उतने मैक्सिमम रूट्स होंगे, उससे ज्यादा रूट्स नहीं होंगे। तो भैया क्या होगा, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ a मींस अब x के प्लेस पे क्या कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये आता है देन अल्फा क्या होगा, उस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या होगा, रूट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या बोला गया, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू रूट्स। भाई हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हो सकते हैं, टू रूट्स हो सकते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है। चलो समझ में आ गया इतना। अब भाई आता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलती है तो उसके रूट्स जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको कई सारे मेथड्स क्लास 9th में पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, लाइक स्प्लिट, फैक्टराइजेशन, ये सारे मेथड्स आप कहीं ना कहीं इन सभी से फैमिलियर हैं, ठीक है। आप अगर नहीं फैमिलियर होंगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको नहीं पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो आई होप सो कि ये भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम यहाँ पे हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे और हम सब फटाफट से इसको सीखते हैं लाला। तो भैया पहला मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन में कौन सा आता है, सबसे जो मुझे पसंद है फिलहाल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन करते थे क्लास 9th में। जो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस किए थे, जो बहुत बड़ी सी हमारे पास एक एक्सरसाइज थी, इतनी बड़ी सी थी जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस थे ना। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को क्या किया था, डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज किया था और उनके प्रोडक्ट फाइंड किए थे। थोड़ा सा दिमाग पे ना जोर डालो, अगर जोर नहीं पड़ रहा है तो घर पे हथौड़ी उठाओ और मार दो, सर पे फूट जाना चाहिए। इतना नहीं आ रहा है तो फिर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई थी भाई फैक्टराइजेशन। हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, जिसमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम एक इक्वेशन को स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन, कोई भी एक रैंडम इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फिर 6x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है हमारी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। इसे क्या करना है भाई, फैक्टराइज करना है भाई। तो फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5। साइड में लिख लेते हैं बिना किसी से बताए हुए। और मिडिल टर्म है हमारा 6, तो ऐसे टू टर्म्स में इसको ब्रेक करना है जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, और इस साइन से डिफाइन करेंगे, मींस प्लस, इन दोनों नंबर का प्लस करने पे वापस से क्या आना चाहिए, 6, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नंबर है भाई जिसका मल्टीप्लाई करने पे 5 और 2 3 is 6 और 2 प्लस, एक सेकेंड, नहीं ये तो थोड़ा सा क्या कहते हो, वाह हो सकता है भैया, 2 3 is 6, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, 5 प्लस 1 यार, इतना क्या है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस का x और प्लस 5, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मतलब अगर ऐसी नंबर लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 5 और प्लस करने पे 6, तो 5 इंटू 1 कितना होता है 5, और 5 प्लस 1 कितना होता है 6। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, मैंने इसको किया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का एक्स ही रहेगा, प्लस 5, दोनों से ही कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, एक्स के अलावा सिर्फ लिखेंगे एक्स, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 5, इधर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, मतलब क्या कॉमन लेना है, पॉजिटिव का साइन, और दोनों में कोई ऐसी नंबर कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे 1, और ये हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 एंड अनदर ब्रैकेट x प्लस 1, और यहां से सभी में इक्वल्स टू 0,
क्योंकि आपको करते चलना है साथ में, अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो फिर गलती हो जाएगी तो फिर यहाँ से क्या होगा, x+5 या तो 0 हो सकता है या फिर x+1 0 होगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 एंड x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। जो पर्टिकुलर इस इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं वो क्या है, -5 एंड -1। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मतलब ये मेथड समझ में आ गया। तो वापस से अपने वही पुराने वाले टर्म में चलते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, और ये होता है भाई x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, क्या होता है भाई, b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला भाई आपको रट के रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड कहीं कहीं पे यूज हम नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, कर देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे आपको सिंपली क्या यूज कर लेना है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये हर जगह लग जाएगा, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बट इसकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से कर। ठीक है, चलो अब सेम क्वेश्चन हम इससे फाइंड करके देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। तो फटाफट से क्वेश्चन वापस से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, x² और प्लस का 6x एंड प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, किससे करने वाले हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने का मतलब है यहाँ पे कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। कंपेयरिंग मतलब ए बी सी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन पेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, b गेट a इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू कितनी है 6 एंड c की वैल्यू कितनी है, अपना फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में x² b का स्क्वायर -4ac एंड अपॉन में 2a। कितनी बार समझ में आई। अब सारी वैल्यूज तो हमें पता है ना, चुपचाप से पुट करो, आंसर निकाल लो। कैसे, ऐसे b की वैल्यू 6 है तो -6 हो गया, प्लस लिखा, माइनस लगाया और अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब -6 का, सॉरी -6 नहीं है, +6 है, स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 5 अपॉन में 2 इंटू। क्या इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है तो भाई फटाफट से और आगे चलते हैं। -6 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 36 -4 5 जा 20 और अपॉन में क्या हो जाएगा। इतनी बात भी समझ में आ ही रही है, अगर आ रही है तो फटाफट से क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और आगे जाना है। क्या, -6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको माइनस करोगे 16 आ जाएगा, इतने बड़े अंडर रूट की जरूरत है नहीं, अंडर रूट 16 आ गया और क्या बचेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप ध्यान से देखना, लिखना क्या है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू क्या होगा, अब प्लस माइनस है तो मैं x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, -6 प्लस √16 क्या होता है 4, तो प्लस का 4 अपॉन में 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये माइनस का 2/2 दैट इज माइनस का 1। फिर और करके हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -6। अब ये वाला जो साइन है ना, एक बार प्लस के साथ लिखना है, एक बार माइनस के साथ, तो प्लस के साथ ऑलरेडी लिख चुका था, अब -4 अपॉन में 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 10/2 दैट इज माइनस का 5। क्या हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5। तो एक बार देखते हैं जो इससे पहले हमने
स्प्लिटिंग मिडल टर्म किया था, उसमें सेम आंसर आ रहा है, आ रहा है? समझ में आया? समझ में आया बेटा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, अब कौन सा मेथड हमारे पास है? अब है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ना, वो भी बहुत अच्छा मेथड है, बट जनरली हम इन दोनों मेथड का ही यूज करते हैं। ठीक, बट आप अगर क्लास 10th में हैं और आपके सिलेबस में है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो बिना लेट किए हुए इसको भी समझते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लेंगे, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी, इसको करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, जो कांस्टेंट है, उसको आरएचएस साइड में, ठीक है, भेज दो, ट्रांसफर मार दो। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू माइनस का क्या हो जाएगा? 5। अब क्या करना है आपको? जो 6x है, जो 6x लिखा हुआ है ना, जो उसका कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट होगा 6, उसको आप थोड़ा सा साइड में आओ, लिखो, उसको 2 से डिवाइड करो और उस पूरे का स्क्वायर कर दो। पूरे का स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है सर? 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा क्या आ गया? 9। ये जो नंबर आएगी, ये जो नंबर आएगी 9, इस नंबर 9 को आपको एलएचएस और आरएचएस में क्या कर देना है? ऐड कर देना है बॉस। क्या करना है? ऐड कर देना है। ध्यान से देखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू -5 प्लस का 9 कर दिया। अब इस पर्टिकुलर टर्म को देखोगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab। दिखाते हैं, ये x का स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू -5 प्लस का 9 आ गया। एंड अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 3, सेम वही चीज है। अब इस पर्टिकुलर टर्म को क्या लिख सकता हूं? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज प्लस का 4। आएगी बात? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां तक अगर आपको क्लियर है, तो इस स्क्वायर को अगर मैं शिफ्ट करता हूं, अब इस पॉजिटिव की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। जब भी हम स्क्वायर से रूट शिफ्ट करते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना लाला, अब क्या होगा? ये जो √4 है, ये क्या होगा? √2। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2, ये लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर टर्म को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना। तो अब यहां से हम एक एक करके वैल्यू शिफ्ट करेंगे, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? एक बार +2 तो -3 होगा, शिफ्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 1। बात समझ में आया? ठीक है, फिर 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 क्या ले सकते हैं? x इज इक्वल टू, एक बार हमने +2 लिया था, इस बार -2 लेंगे और -3 लेंगे, x इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? माइनस का। और आप फिर से देखोगे तो आंसर आपका सेम आ गया है। आ गया है? कोई डाउट यहां तक? कोई भी जरा सा भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने तीनों के तीनों मेथड एक बार फिर से रिवाइज कर ली। समझ में आया? समझ में आया? देखो, कोई दिक्कत? यहां से देखो, ये हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट क्या, ये कौन सा था भाई? इसमें लिखा ही नहीं हमने। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपके पास कौन सा मेथड था भैया? ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। भले ही अभी आपको नहीं दिख रहा है शायद, है ना? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा है। अभी आप सिर्फ सुन के समझ लीजिए,
क्योंकि वो मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो वहां पे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म, ठीक। तो ये हमारे तीन मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप सो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम फटाफट से बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो ये जो रूट्स आए हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आए, ठीक है। बट समटाइम क्या होता है, आपने क्लास 9th या क्लास 10th में पॉलिनॉमियल चैप्टर में जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के रूट या जीरोस फाइंड किए होंगे, तो वहां पे ये कई बार ऐसा होता है कि सेम आ जाते हैं, एक्स की दोनों ही वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इस बारे में बात करेंगे कि नेचर ऑफ रूट कैसे डिफाइन होता है। तो नेचर ऑफ रूट हम क्या करते हैं भाई, नेचर ऑफ रूट अगर हमें फाइंड करना है तो फाइंड करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट किससे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अभी हमने बता दिया बी ए बी सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। मतलब अगर ए की बात करोगे जो भी आपका क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशिएंट, बी की बात करोगे जो लीनियर टर्म होगा उसका कोफिशिएंट, एंड सी जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये चीजें आपको पहले से पता है। अब हम सेम क्वेश्चन था, ठीक है, सेम जो हमारा क्वेश्चन था उसी को मैं एक बार फिर से लेता हूं। फिर से लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 6 एंड c की वैल्यू कितनी है 5। तो अगर हमें d फाइंड करना है तो d फाइंड करने का क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में तुमने अंडर रूट में लिखा था वही वैल्यू है, ये कुछ और नहीं है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है लाला, बी स्क्वायर की वैल्यू है 6, तो 6 का हमने किया है स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू 5। तो यहां से हो जाएगा 36 माइनस 4 5 जा 20, दैट इज। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो भैया पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू है। तो यहां से क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। बात समझ में। अब यहीं पे क्या होता है कि इसका आंसर नेगेटिव आ जाता, क्या होता है, नेगेटिव में होता, जीरो से छोटा हो जाता, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, एक सेकेंड, एक, गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है। ये टू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डी इक्वल टू जीरो होगा भाई, ठीक है। टू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डी की वैल्यू आपकी क्या होगी, इक्वल्स टू जीरो आएगी। अगर नेगेटिव हो जाएगा, अगर मींस डी डी लेस देन जीरो होगा, तब आपका क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगे। तो क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगे। समझ में आए, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे, नेगेटिव वैल्यू है कोई भी रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वहां पे। और अगर d इज इक्वल टू जीरो है तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो इक्वेशन है उसके टू रियल रूट्स होंगे, जिसकी मैं इक्वल रियल रूट्स होंगे, जिसकी मैंने अभी बात करी थी। समटाइम क्या होता है कि दोनों ही रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बाकी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ये गलत लिखा हुआ था, d इक्वल्स टू जीरो एंड d लेस देन जीरो। d लेस देन जीरो के केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको आना ही चाहिए। इसके बिना अगर आप चैप्टर पे जा रहे हो ना, ऐसे करके पैर रखोगे ना, वो होता ना कि पैर रखते ही गड्ढे में गिर गए, वो हाल हो जाएगा। पढ़ो अच्छे से, अब तुम जाओगे ना तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, अगर क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो लगेगा कि हाँ यार ये तो कुछ कुछ तो है जो इसमें से पढ़ा है मैंने कहीं। बिना ओवरव्यू, बिना इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर में एंटर नहीं करना है, अदरवाइज फिर आपका माइंड जो है ना उन चीजों को कैच करने से भागेगा। आपको लगता है कि आपके टीचर कल ये पढ़ाएंगे, जाओ यार जम के एक दिन पहले 15 मिनट उस टॉपिक को पढ़ लो, खुद से पढ़ो। नहीं आ रहा है समझ में, कुछ नहीं मतलब,
मैंने कहा ये लाइन मैंने पढ़ी, मुझे डी कैपिटल डी दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ मैंने ये आ गया है कि कैपिटल डी कुछ होता है, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मुझे नहीं पता, नहीं चाहिए, बस इतना पता चलेगा कि कैपिटल डी जैसा कुछ कल सर पढ़ाएंगे। तो जब तुम कल क्लास में बैठे होगे और तुम देखोगे सर ने बोर्ड पे लिखा कैपिटल डी, जैसे ही वो कैपिटल डी तुम्हें दिखेगा ना, तुम्हारा वो थॉट, जो चीजें तुम्हें रिकॉल नहीं हो रही थी, वो तुरंत से चुटकियों में रिकॉल हो जाएंगी। करके देखो, कोई भी सब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड कोई सब्जेक्ट है, टीचर से पूछो सर आप कल क्या पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएं 15 मिनट बैठ के कल घर से भैया पढ़ के जाना, उसको मजा आ जाएगा पढ़ने का, एकदम तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना चेंज हो जाएगा, एकदम हवा हो जाओगे, हवा एकदम पढ़ने लिखने में, समझ रहे हो। तो भाई ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अब इसकी तो पीडीएफ अभी मिलेगी नहीं आपको, पॉलिनोमियल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपना क्लास ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो भाई बहुत गौर से सुनना, आज की कुछ बेहतरीन सी लाइन है आज की, क्या है, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले हैं, समझे। तो गुमराह वो हैं जो घर से नहीं निकले, अगर आप निकल चुके हो और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट टाइम लगेगा, चीजें अपने आप प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, परेशान नहीं होना है। अगर आप एलटीएसटी क्लासेस पे पढ़ रहे हैं तो मैथ्स और आईटी की गारंटी मेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली, अनटिल अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, उस तरह से पढ़ते हैं तो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक क्लास करोगे, अरे सर ने गारंटी ली है ये वो, अब तो हम आग लगा देंगे, नहीं, प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए आपका, प्रॉपर आप टाइम टेबल फॉलो करिए, जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव होंगे। अगर आप प्रॉपरली टाइम नहीं दोगे, एक टाइम स्लॉट नहीं सेट करोगे, अपना टाइम टेबल नहीं प्रिपेयर करोगे, तो मैं क्या, आपको कोई भी टीचर ढंग से नहीं पढ़ा सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी अगर इंप्रूवमेंट हो सकती है वो आपकी वजह से हो सकती है, जब आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे। बाकी समझाना टीचर का काम होता है, हम समझा सकते हैं, बट वो समझने के बाद आपको इंप्लीमेंट करना आपका काम है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है भाई, सीधी सी बात है। एकदम ट्रांसपेरेंसी वो वाली कोई बात नहीं कि नहीं हम पढ़ा के आपको तोप बना देंगे, कोई तोप नहीं बनोगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करोगे तोप बनोगे। मैंने क्या कहा, अगर आप जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा और जो मेथड्स हैं उनके बेसिस पे आप रेगुलर पढ़ते हो, तो आपको क्लास 10th में, ये मेरा वादा है कि आपको क्लास 10th में सिर्फ इसलिए मैथ नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि मैथ्स आपको आती नहीं है। ना लेने का रीजन आपका ये नहीं होगा कि आपको मैथ्स नहीं आती है, इसलिए आप क्लास 11th में मैथ्स नहीं ले रहे। बाकी अदर रीजन हो सकते हैं कि आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है या आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है, वो आपका इंटरेस्ट है, उस वो रीजन हो सकता है मैथ्स ना लेने का। बट आपके माइंड में ये नहीं होगा उस टाइम पे कि मुझे मैथ्स नहीं आती इसलिए मैं कॉमर्स ले रहा हूं, इसलिए मैं बायो ले रहा हूं, तो ये रीजन आपके नहीं होंगे। इस बात की गारंटी मेरी है, मैं वादा करता हूं। बट हाँ, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तब, समझ में आए, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपकी मेहनत जो है ना वो शोर मचाएगी, ये बात याद रखना। तो अभी के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।